हेलो एवरीवन। वेल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो दिए थे उसमें कुछ एक छुटपुट क्वेश्चंस थे या कुछ एक्स्ट्रा मुझे कराना है, तो कुछ एक 2 4 6 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं प्रिपेयर करना है अच्छे से, है ना। 1 to 1 एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही बोल दूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी मैं वही का वही बोल दूंगा, जैसा भी है, ठीक है ना। पर कर लेंगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन हमारे सामने, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर रीजन या कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, और मैं उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहता हूं, है ना। तो ऐसा करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी किसी भी पर्टिकुलर स्पेस, रीजन, एरिया या किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला? किसी भी पर्टिकुलर किसी एरिया को आप चाहते हो कि किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, तो मुझे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी होगी। क्लियर है? क्या करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। टू प्रोटेक्ट एनी रीजन, or to protect any sensitive instrument from the external electric field is called electrostatic shielding। इसको शुद्ध भाषा में आपको समझाने के लिए मैं आपको सीधा सा एक एग्जांपल देता हूं, जो कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाया था। एक क्वेश्चन था, आप लोग जानते हैं अच्छे से, अगर आपको याद हो तो। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर नहीं जाता, तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। क्लियर? यानी अंदर वाला जो रीजन है उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एक्सटर्नल चार्ज है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने आपको एग्जांपल दिया हो कि बिजली कड़कने वाली हो, आप कार से जा रहे हो, तो आप कार के अंदर ही बैठे रहना, क्योंकि अगर बिजली गिरेगी भी तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर? अंदर नहीं जाएगी, तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्लियर है? बचपन में कभी कार वाला गेम खेला हो, वीडियो गेम, तो उसमें कार शील्ड हो जाती थी, है ना, कवर हो जाती थी, जिससे उस पर बाहर से कोई दूसरी कार स्ट्राइक करे या कुछ बॉम्ब वगैरह फेंके तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद आ रहा है सीन, है ना। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लेते हैं। क्लियर है? तो वही कहानी है ये। समझ में आ रही बात? किसी भी एरिया को या किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम बचाना चाहते हैं, जो कि चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आप समझिए, ये आप इसको देखें, हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज देते हैं, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी बोला, अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब ये मेटेलिक शीट है, थोड़ा सा मोटी मेटेलिक शीट बना दी, है ना। तो मोटी मेटेलिक शीट के अंदर ये क्या है? खाली जगह, इसको कैविटी बोल सकता हूं, है ना। क्लियर? तो ये जो कैविटी है, अगर कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो मैं इस कंडक्टर के अंदर ये जो कैविटी है इसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को रख दूंगा, तो इससे क्या होगा? इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है ना। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी होती है, कैविटी का मतलब खाली जगह होती है, तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यही तो है ये। अभी जैसे मैंने बोला, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये खाली जगह, तो इसको भी कैविटी ही बोल सकता हूं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज रखूं, मैं चाहता हूं कि उस चीज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस चीज को मैं यहाँ रख दूंगा। क्लियर? तो इसके चारों तरफ ये जो सरफेस हुआ, तो क्या होगा? चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कुल मिला के शुद्ध देसी में अगर बात करूं, कोई पट्टा अगर हमसे पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है, तो टू प्रोटेक्ट एनी रीजन, टू प्रोटेक्ट एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पढ़ लो फटाफट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात मैं करूं तो हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, याद है आपको? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इट्स अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, राइट, बताया था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब मुझसे कह रहे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ माने ताकत, जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, यानी अगर इसकी स्ट्रेंथ 5 झापड़ की है, आएगी 5 झापड़ की, तो इसका मतलब ये है कि 5 झापड़ इसमें कस के दिए जाए, ये बंदा खड़ा रहेगा, लेकिन 5 के ऊपर झापड़ दे दिए तो ये गिर जाएगा। तो इसकी यहाँ पर स्टैंड करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है, 5 झापड़। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो जैसे हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मुझे मालूम है ये कोई इंसुलेटर है, मैंने कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस रख दिया, अब मुझे मालूम है इंसुलेटर है, इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, लेकिन होते तो है ना। अब मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो फिर इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, थोड़ी और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो भी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, यानी अपनी ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को मेंटेन किए हुए, सस्टेन किए हुए, राइट। मैंने थोड़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो मैंने देखा एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ये बेयर कर सकता है और बिना कंडक्टिव हुए रह सकता है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? यानी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ये बेयर कर सकता है विदाउट बिकमिंग कंडक्टिव इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल में, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको कोई भी मटेरियल बियर कर सकता है विदाउट बिकमिंग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, है ना। पढ़ लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डिफाइन चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो चार्ज क्या है, तो भैया हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, एटम पढ़ा है ना, कोई भी सब्सटेंस है उसके छोटे से छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। अब एटम से छोटा तो कुछ होता नहीं है, और थोड़ा सा मैं और बारीकी में देखूं तो एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो, है ना। तो चार्ज क्या है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। क्लियर, इस दुनिया में जो भी कुछ है, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, चार्ज। यानी किसी भी मैटर का परम सत्य क्या है, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का परम सत्य क्या है, चार्ज। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। किसी कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसको अगर बिल्कुल खत्म करने की आप कोशिश करेंगे तो लास्ट में जो बचेगा दैट इज द चार्ज। क्लियर, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। क्लियर, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करें, धीरे धीरे तोड़ते जाएं, तो फाइनली सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो क्या है, एनर्जी। एक ह्यूमन बॉडी क्या है, एक एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। क्लियर है, क्योंकि आप इसके छोटे से छोटे पार्टिकल करते जाओ तो इसका जो लास्ट है वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ा था ना, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। क्लियर, तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। क्लियर, कोई भी पूछे चार्ज क्या है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड चार्ज। कोई पूछे चार्ज की प्रॉपर्टीज बताओ, तो 2-3 प्रॉपर्टी भी अगर आपने लिख दी तो पर्याप्त है ना। चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, पढ़ा था लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज, राइट। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, और चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर, चार्ज को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर, चार्जेस के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है ये एक बॉडी है, इस पे +2 चार्ज है, ये दूसरी बॉडी है -3 कूलम चार्ज है, अगर कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए तो इस पे जो नेट चार्ज होगा तो -3 + 2 -1 कूलम। क्लियर, कोई बोले ये एक बॉडी है, इस पे +2 कूलम चार्ज है, ये बॉडी है, इस पे +3 कूलम चार्ज है, दोनों को कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए तो नेट चार्ज हो जाएगा +5 कूलम, है ना। चार्जेस के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, किसी जगह चार्ज है तो 100% मास होगा वहां पर। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है
तो इसका मतलब वहां मास 100% होगा। लेकिन अगर किसी जगह मास है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां चार्ज। क्लियर है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी अगर किसी जगह कुछ चार्ज है तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ मास अवश्य होगा। क्लियर है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। 2-3 प्रॉपर्टी भी अगर आप चार्ज की याद रखेंगे तो समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, है ना? पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम चैप्टर 2 के कुछ एक क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। तो भैया जिन लोगों को ये क्वेश्चन करना है कर लें, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, पर कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। जो 100 में से 100 की उम्मीद करते हैं वो कर लें, ज्यादा अच्छी बात है। क्लियर? समझ लें इसको। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है एंड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल निकालना आना और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल निकालना आना। जिनको ये क्लियर है, नहीं है क्लियर तो पहले ये क्लियर कर लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझें, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो सुने, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। हमारा फॉर्मूला आया था V बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने ये भी इंटेंसिटी ऑफ the electric potential at any point due to an electric dipole in broadside on position। तो वहां पर हमने देखा था पोटेंशियल हमारा जो आया था दैट वाज 0। अगेन और रिपीट हमने पढ़ा था, देखो इधर देखो कैसे हम पढ़ते थे। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, ये इसका मिड पॉइंट होता था। ये इसके कारण पॉइंट अगर हम यहां मानते थे आर डिस्टेंस पे, अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। आपने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? और यही पॉइंट अगर आप यहां मानते थे आर डिस्टेंस पे, तो आपने पढ़ा था पोटेंशियल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में 0। याद है आपको? क्लियर है ना? तो ये दोनों फॉर्मूलाज अभी यूज आ जाएंगे। क्लियर? अब मेरे सामने जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एंड ऑन में पॉइंट आप यहां मानते थे, ब्रॉड ऑन में पॉइंट यहां मानते थे। अब वो आपसे ये कह रहा है कि मैं पॉइंट कहीं भी मान सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना? सपोज करो उसने मान लिया यहां मान लिया पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, या यहां मान लिया पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो किसी भी पॉइंट पर हम मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसकी हेल्प से। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ एक छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूं, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे -q + q, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो यानी ये जो डाइपोल है इसके कारण डायरेक्शन ऐसे होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोले भैया यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमने पढ़ा है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यस और नो? अच्छा बताओ, अगर डाइपोल ऐसे रखा होता, ऐसे करके -q + q, और इस पॉइंट पर अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो ये क्या होता? एंड ऑन पोजीशन हो जाती। कोई कहता है डाइपोल ऐसे रखा है इस पॉइंट पे बताओ, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाती? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो जाती। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? अब आप गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो गौर से देखिएगा। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q। ठीक है? ये इसका मिड पॉइंट है O। मुझसे कहा जा रहा है डाइपोल के कारण उसके पास किसी भी पॉइंट पर, मैंने मान लिया ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया इस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट इज r, और मैंने मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? थीटा डिग्री का। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। एनी पोजीशन का मतलब पॉइंट कहीं भी मान सकता हूं, तो मैंने यहां मान लिया। ठीक है? मैंने मान लिया इस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर O से डिस्टेंस r है, और ये जो है वो डाइपोल की एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। डाइपोल को मैंने नाम दे दिया AB। अब ये -q है, ये +q है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसको P वेक्टर लिख सकता हूं। बोलो भैया, अब ये जो P है ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? तो ये रिजल्टेंट है इसका और
इसका। यस और नो? ये जो रिजल्टेंट है वो किस किसका, इसका और इसका रिजल्टेंट है। अब ये पी है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, तो ये बात आप लोग बखूबी जानते हो, पी कॉस थीटा। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज पी साइन थीटा। एग्री करते हैं इस बात से? बोलो भैया। तो अब गौर से देखिए, ये डायपोल मूवमेंट ऐसे जा रहा है, तो इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट हो गया ये, है ना। इसी तरीके से ये भी एक डायपोल मूवमेंट है, ये भी एक डायपोल मूवमेंट है। क्लियर है? तो इस वाले डायपोल मूवमेंट के साथ अगर मैं इसको एक डायपोल मान लूं, अगर मैं इसको एक डायपोल मान लूं, आप समझे मेरी बात को, तो ये जो डायपोल है इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और दूसरा ये भी एक डायपोल, इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, प्लस इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, एक तो पोटेंशियल हो गया इस पे पी कॉस थीटा की वजह से, प्लस एक पोटेंशियल हो गया इस पे पी साइन थीटा की वजह से। क्या मैं उम्मीद करूं आपको बात समझ में आई? यानी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल हुआ, एक तो पी कॉस थीटा यानी इस डायपोल की वजह से, और एक इस डायपोल की वजह से। तो गौर से देखिएगा, ये जो डायपोल है पी साइन थीटा, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसे आ रहा है, तो इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, डायपोल ऐसे है, पॉइंट ऐसे है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो गई। तो पी साइन थीटा के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। और पी कॉस थीटा, ये डायपोल ऐसे जा रहा है, तो इसके कारण ये पॉइंट कौन सा हो गया, एक्सेल पोजीशन हो गई। तो एक्सेल पोजीशन में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4πε0 k, है ना, P अपॉन आर स्क्वायर। तो P क्या है, यहाँ P है P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है। तो फाइनली पोटेंशियल कितना आ गया, ये P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे निकाल, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया Vp इज इक्वल टू 1/4πε P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, समझ लेना, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा से देखो, इधर साइड में आते हैं, आप ऐसे समझो, बेसी पे आ जाओ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पॉइंट पे निकाल लिए थे, ये मिड पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, v बराबर 1/4πε0 k P अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब अगर डायपोल को मैं ऐसे रख दूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो आपको नहीं लग रहा यही सी ने बस इसे ऐसे ऐसे कर दिया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये आर डिस्टेंस हो गया, तो भी तो फॉर्मूला यही लगेगा। बोलो भैया। हाँ, अगर ये डायपोल मूवमेंट पी की बजाय, अगर मान के चलो ये डायपोल मूवमेंट यहाँ तो पी है, तो अपन ने पी लिख दिया। अगर पी की बजाय या पी कॉस थीटा होता, तो मैं यही फॉर्मूला 1/4πε0 के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखता। आप देखो, यही तो डायपोल है भैया। ये जो मेन डायपोल था, उस डायपोल के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा, यानी ये जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये जो पी कॉस थीटा डायपोल है, उसके कारण ये पॉइंट एंड ऑन पोजीशन में, इसलिए 1/4πε0 के पी की जगह आ गया पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और इस डायपोल के कारण ये जो पॉइंट आ रहा है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है, ये 0 लिखा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, है ना। देख लो एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद चैप्टर 2 में अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर। देखते हैं हम लोग इसे, ठीक है। करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी देख लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर गई भाड़ में। पहले हम लोग कुछ जनरल बातें करते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है, ये मैंने लिख दी, कहां से आई अभी बता रहा हूं। फिलहाल ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी, अब इसको समझते हैं। इससे मान के चलो मुझे ये लाना है, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्या मैं ला पाऊंगा? बिल्कुल ला पाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है u बराबर सी वी, पढ़ा था ना। q की जगह सी वी लिखूंगा, तो हाफ q की जगह मैंने सी वी इंटू वी, तो u बराबर हाफ सी वी इंटू वी वी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। इससे ये कैसे आया, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अच्छा, इससे मुझे अब ये लाना है, u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। वीडियो को पॉज करके पहले देखो कैसे आया होगा, चलो देखते हैं। तो गौर से देखिएगा, यहां से मैं c को नीचे ले आऊंगा, तो q अपॉन c बराबर v बोल सकता हूं। तो देखो जरा, u बराबर हाफ c, v की जगह मैंने लिख दिया q अपॉन c, तो v तो स्क्वायर है, तो ये q स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर, सी से स्क्वायर कैंसिल, तो u बराबर क्यू स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू स्क्वायर, 2c एज इट इज। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए हम लोग बात को। चलिए देखिए, सुनो भाई, कोई भी कंडेंसर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये स्टेप कैसे आए ये मैं आपको बता रहा हूं। लिसन, कोई भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसे उस कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, है ना। कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, तो कहना द वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, द वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या के बराबर हुई, वर्क डन से, है ना। और यही अगर रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर तो भी यही करना है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसे कोई चार्ज न दूं तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। अगर मान के चलो मैं इसे कोई चार्ज नहीं देता स्टार्टिंग में, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इसे चार्ज दिया, जैसे ही मैंने इसे +2 चार्ज दिया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ के V वोल्ट हो गया। पहले 0 वोल्ट था, बाद में V वोल्ट हो गया। तो ऐसे प्रोसेस में कितना वर्क डन किया, तो हमने बचपन में पढ़ा था W बराबर क्यों बे QV, Q हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल हो गया यहाँ पर एवरेज पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल की दो वैल्यू हो गई हमारे पास। चार्ज देने से पहले पोटेंशियल 0 था, चार्ज देने के बाद पोटेंशियल V हो गया। तो U बराबर चार्ज को मैंने लिख दिया Q, एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा 0 + V/2। तो U बराबर Q, 0 + V होगा, V में 2 का डिवाइड करूंगा तो QV/2। तो इसको सजा के ऐसे भी लिख सकता हूँ, U बराबर ½ QV। फिर आगे ये समझ में आ गया, है ना। ये क्वेश्चन आपके नोट्सों में हो रहा है चैप्टर नंबर 2 में, पहले मैंने क्रॉस लगवा दिया था, कर सकते हैं हम लोग इसे। क्लियर है, तो करना है ये, ठीक है ना। बाकी का ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर तक ये हटा हुआ था, इस साल इन्होंने फिर से ऐड कर दिया है इसको, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आप लोग इसे। क्लियर, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। इसके बाद चैप्टर 5 में एक क्वेश्चन था आपका, डिफाइन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। डिफाइन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में हमें गॉस लॉ पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं गॉस लॉ आपको पढ़ाऊं, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। आपको याद है हमने एक जमाने में ये पढ़ा था, फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 गॉस थ्योरम में, है ना, पढ़ा था ना। गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था the electric flux which is passing through a closed surface is equal to the 1/ε0 times of total charge present inside the closed surface। पढ़ा था, है ना। चलो फिर मैंने आपसे एक पहली पूछता हूं, चलो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं पूछूं इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो बताओ भैया इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, सोचो। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, 0, क्योंकि फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 होता है। अब ये डाइपोल है, दोनों के चार्ज बराबर है अपोजिट नेचर के, तो नेट चार्ज 0 हो गया ना, तो 0/ε0, इसलिए 0। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो यहाँ से यानी अगर क्लोज सरफेस के अंदर एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाए तो उसके पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 0 आया, है ना। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्लोज सरफेस से बाहर जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से बोल रहा हूँ सॉरी मैं गलत बोल गया, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्लोज सरफेस के अंदर जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ सरफेस के बाहर जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ऐसा बताया था आपको। इन द सेम वे गौर से देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दोनों चार्जेस बराबर है अपोजिट नेचर के। जैसे इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकली तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बाहर जा रही है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्लोज सरफेस के बाहर जा रही है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर अंदर आ रही है तो नेगेटिव होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। बात समझ में आ रही है सभी को। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जाएगी उतनी यहाँ से एंटर करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। ये बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो बस ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। अब वो मुझसे कह रहा है डिफाइन गॉस इन मैग्नेटिज्म। अच्छा इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, आपको याद है आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपने पढ़ा था ऐसे, याद आ रहा है।
इन अ क्लोज सर्किट द लाइन, लेंथ है इसलिए लाइन, इन अ क्लोज सर्किट ये बना हुआ है इसका ना क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप, ऐसे बोलते थे आप, याद है आपको? अब आते हैं हम लोग गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक छोटी सी लाइन लिखनी है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, वो हो गया गॉस लॉ। समझ गए? बहुत आसान है, क्लियर? कोई पूछे डिफाइन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसको कर लेना, अच्छे से आ सकता है ना। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, क्लियर? ये क्या है? एक ही बात है भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, बोलो भैया, ये बोला समझ में आया? ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स पे लिखा है, डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा, यस और नो? क्लियर है? आप यहां बोल रहे थे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ए एरिया है, एरिया क्या होता है? सरफेस का, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। फिर से बोल रहा हूं, इन अ क्लोज लूप द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। या तो ऐसे बोल दो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, या तो ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से किसी भी तरीके से बोल सकते हो, पता दोनों होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? फिर से बोल रहा हूं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दो प्रकार से कहा जा सकता है, क्लियर? नंबर एक, क्लियर? नंबर एक, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। दोनों ही तरीके हैं, क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, क्यों है जीरो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ बातें साबित हो जाती हैं। क्या बातें साबित हो जाती है? गौर से देखो इसको, इस एग्जाम्पल से समझना। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो जाहिर सी बात है मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल तो होता नहीं है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं और दोनों पोलों की स्ट्रेंथ सेम होती है। अब इससे अगर मान के चलो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकली और यहां से अंदर आ गई तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? जीरो हो गया कि नहीं? क्योंकि जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर निकल रही है उतनी की उतनी अंदर भी आ रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, क्लियर? अब जीरो हो रहा है तो इसका मतलब जितनी बाहर निकल रही है उतनी अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के अंदर कोई सिंगल पोल नहीं होता, हमेशा दो ही पोल होते हैं और दोनों पोल इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं और अनलाइक होते हैं, यस और नो? क्योंकि अगर दोनों सेम पोल कभी नहीं होते यहाँ पर, ये बातें इससे साबित हो जाती है। ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म तो आपको केवल इतना लिखना है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग सरफेस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए इस बात को? इससे क्या क्लियर? बस इतना ही याद रखना, रीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, पर वैसे आप समझ जाएंगे पढ़ेंगे तो। बाकी का मेन स्टेटमेंट याद रखें, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, या फिर अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द जीरो इन अ क्लोज लूप। क्लियर है? पढ़ लो फटाफट और इसके बाद के नोट भी पढ़ लेना, आप समझ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पढ़ो फटाफट। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा, मैंने क्रॉस लगवा दिया था इस पे, और करना है इसको, है ना? कर लीजिएगा आप लोग, कोई खास नहीं है, पर फॉर्मूलाज याद रखना, बाकी का समझ लें डेरिवेशन। ड्राइव द रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। लिसन एवरीवन, जैसे ये कॉइल है, में करंट आई बह रहा है। अगर मैंने करंट की वैल्यू आई से बढ़ाकर आई प्लस डी आई कर दी, यानी करंट की वैल्यू में चेंज कर दिया डी आई, और डी आई करंट चेंज करने में मुझे जो टाइम लगा वो डी टी लगा, राइट? क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला तो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे, पहले आप मुझे बताओ। जैसे मैंने लिखा U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, ये ठीक उसी प्रकार है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले
जो चैप्टर 2 में एक क्वेश्चन था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर, उसी से मिलता जुलता है काफी हद तक। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। जैसे मेरा रिलेशन आ गया u बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है जी, u बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा, क्या मैं इससे ये ला पाऊंगा? u बराबर हाफ पाई, इससे ये ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है पाई बराबर लाई, फाइव लाई, याद आ रहा है, पाई बराबर एल आई, है ना, यस और नो। तो u बराबर हाफ एल आई स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, आई इंटू आई। देखो u बराबर हाफ एल आई की जगह क्या लिख दो, फाइव, और आई एज इट इज। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि फाइव बराबर होता है एल आई। स्टेप समझ में आया सभी को? और इससे क्या मैं ये ला सकता हूं, u बराबर फाइव स्क्वायर अपॉन 2l। बिल्कुल आ जाएगा। देखो भैया कैसे आ जाएगा, फाइव बराबर एल आई होता है, तो फाइव अपॉन एल बराबर आई लिखा जा सकता है। तो आई की जगह फाइव अपॉन एल लिख रहा हूं, तो u बराबर हाफ फाइव, आई की जगह मैंने लिख दिया फाइव अपॉन एल, तो फाइव इंटू फाइव, फाइव स्क्वायर अपॉन 2l। क्लियर है? चलो अब देखते हैं ये आया कहां से है। तो भैया यहाँ पर करंट की वैल्यू में चेंज कर रहे हो, आई से आई प्लस डी आई कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और यही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कितना वर्क डन कर रहे हैं? तो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, डी डब्ल्यू बराबर क्यू बी, डब्ल्यू बराबर क्यों बे, तो क्यू हो गया 4, ई हो गया यहाँ पर इंड्यूस डीएमएफ। करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं तो इंड्यूस डीएमएफ पैदा होता है ना। इंड्यूस डीएमएफ क्या एक प्रकार का वोल्टेज है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू, ई बराबर हमने पढ़ा था लड़ी थी, एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू बराबर आई टी, तो क्यू की जगह मैंने आई डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट गया, तो डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दी दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर, यहां पर गौर से देखिए आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आई को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, एल को बाहर फेंका, आई डी आई, आई पे पावर कुछ नहीं है तो 1, तो डब्ल्यू बराबर एल। अब हमने ये पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहां जी हो जाएगा आई की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो डब्ल्यू बराबर एल आई, एक और एक 2 डिवाइडेड बाय 2, तो डब्ल्यू बराबर आपका हो गया हाफ एल आई। क्लियर है? और फिर इसको मैंने ये कर दिया, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ या यू भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये आपको आपके नोट्सों में ऑलरेडी हो रहा है चैप्टर नंबर 6 में, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, ओएफसी केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। देख लीजिएगा इसको भी अच्छे से, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल आप पढ़ना तभी जब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो, है ना। पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ो, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल पे आना। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा था जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और इस प्रकार जाती है कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट रे उस सरफेस पे टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ा था, याद है? The light ray which is traveling in a denser medium is incident on the surface of rear medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle. Then the light ray reflected back into the same medium after striking the surface. This phenomena is called total internal reflection, right? Yeah? तो उसी पे बेस्ड है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जो फिनोमेना है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक तार होती है और उस तार के जरिए हम लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह चाहे कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए लाइट सिग्नल को
बिना किसी एनर्जी में लॉस हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? आपको शुद्ध देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो कभी डिस्क का तार देखा है आपके घरों में, जो केबल लगी होती है, डिस्क लगी होती है, डिस्क का तार कभी छील के देखा हो तो बस वो डिस्क का तार कुछ और नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। क्लियर? क्लियर? आपकी जो इंटरनेट का केबल आता है वो केबल कुछ और नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, कभी आपने देखा होगा ऊपर तो प्लास्टिक की लेयर चढ़ी रहती है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक जैकेट। फिर जब आप उसे खोलते हैं तो आपको तार के रेशे रेशे से दिखाई देते हैं, है ना? है ना? दिखाई देते हैं कि नहीं, देखें कभी? चलो देखते हैं, हम लोग इधर देखते हैं। लिसन एवरीवन, तो हम लोग बात कर रहे हैं OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एक ऐसी केबल्स होती है जिसके जरिए लाइट सिग्नल को बगैर किसी एनर्जी लॉस में हुए, चाहे जितने टेढ़े मेढ़े रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। लाइट सिग्नल को हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल भी कहते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट सिग्नल एक ही बात होती है। क्लियर? कैसे पहुंचाते हैं इसको गौर से सुनिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक होती है सेंट्रल कोर। क्या होती है? सेंट्रल कोर। इस सेंट्रल कोर का जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्लियर? इसका जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1। कितना है? μ1। क्लियर? ये ग्लास ट्यूब होती है जिसका जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसे बोलते हैं सेंट्रल कोर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1। इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई होती है, एक और लेयर ये चढ़ी होती है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये जो थी ये क्या थी? सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर, इसको बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग। क्लैडिंग का जो रेडियस होता है वो 100 माइक्रोमीटर, इसका अब जैसे ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग जो है इसका इंटरनल रेडियस होता है 100 माइक्रोमीटर से लेके एक्सटर्नल रेडियस होता है इसका 420 माइक्रोमीटर। क्लियर? 100 माइक्रोमीटर से लेके 420 माइक्रोमीटर तक की ये लेयर होती है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है। यहां पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, ओटी वगैरह में भी कई बार पूछ लेता है, ये जो क्लैडिंग है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। ये किसका कम है? μ2। μ2 कम है, μ1 ज्यादा है, यानी μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 इज ग्रेटर देन, क्लियर है? यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका? सेंट्रल कोर का। इसके बाहर जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम है। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डेंसर मीडियम हो गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये कहीं ना कहीं रेयर मीडियम हो गया। क्लियर है सीन? अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, ये सेंट्रल कोर है, इसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ग्लास ट्यूब होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 है ना। इसके ऊपर क्लैडिंग की लेयर होती है, इसका जो रेडियस होता है 100 माइक्रोमीटर से 420 माइक्रोमीटर तक का होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसका? क्लैडिंग का। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेंट्रल कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इसका कोई फर्क ना पड़े, इसके इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक की एक जैकेट चला दी जाती है, इसे बोलते हैं प्लास्टिक जैकेट। ये प्लास्टिक की एक लेयर चला दी जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक जैकेट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं इसे? प्लास्टिक जैकेट। प्लास्टिक जैकेट क्या के लिए चला रहे हैं? जिससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, केवल वायर को सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घरों में बिजली के तार होते हैं, बिजली के तार जो होते हैं उसमें अंदर तांबा होता है, ऊपर से प्लास्टिक की लेयर चढ़ाते हो नहीं, किसी को करंट वगैरह में लगे, सेफ्टी चीज है ना। प्लास्टिक की जो केसिंग चढ़ा रहे हो, प्लास्टिक जैकेट जो चढ़ा रहे हो, काय के लिए? सेफ्टी पर्पज से। इसी तरीके से प्लास्टिक जैकेट यहाँ पर काय के पर्पज से? सेफ्टी पर्पज से। काय के पर्पज से? सेफ्टी पर्पज से। अब हम ध्यान देते हैं यार किस प्रिंसिपल, इसका ये फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसे साइड व्यू, अगर मैं इसे ऐसे करके देखूं तो मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं, ठीक है? गौर से देखिएगा, ये क्या होगी इसकी? सेंट्रल कोर। ये क्या होगी इसकी? क्लैडिंग। और ये क्या होगी इसकी? प्लास्टिक जैकेट। ये साइड व्यू है इसका। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब इसकी वर्किंग पे काम करते हैं, तो वर्किंग देखते हैं ध्यान से सभी लोग, ठीक है? गौर से देखिएगा सब लोग वर्किंग।
मेन कहानी वर्किंग की है, जिससे लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए हम लोग लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, राइट। तो देखो यहां से कोई लाइट सिग्नल आया, ये बाहर एयर से लाइट सिग्नल आया, ये सीधा सेंट्रल कोर पे पड़ा और सेंट्रल कोर में ऐसे जाके यहां पड़ा। अब यहां देखना, यहां पर मेन बात समझने वाली है, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। डेंसर और रेयर मीडियम का ये बाउंड्री सरफेस हो गया, इस बाउंड्री सरफेस पे लाइट रे पड़ रही है, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये इंसिडेंस एंगल है। अगर इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो ये लाइट रे यहीं से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। फिर यहां पर फिर से यही फिनोमेना फिर होगा। अब ये डेंसर है, ये डेंसर है, ये क्या है, क्लैडिंग है, तो ये रेयर है, डेंसर से रेयर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंस एंगल। अगर इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू फिर से वही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, यहां से फिर ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट, और इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। क्लियर है। यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज क्या में करते हैं, टू सेंड द लाइट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर। इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है काफी लंबी जगहों पर, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह काफी जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहले ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ओएफसी केबल की सहायता से इस लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, और फिर वापस दूसरे एंड पर लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर। बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी का बॉडी के अंदर लेजर बीम को पहुंचाने के लिए भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज करते हैं। पढ़ लें आप, ऑप्टिकल फाइबर केबल समझ जाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पढ़ लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे सामने एक चैप्टर नंबर 10 में मैंने दे दिया पॉइंट, याद रखना, बाई चांस होती में आ जाए, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेव वेक्टर बराबर होता है 2π/λ। याद रखना है डायरेक्ट, बस ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना। वेव वेक्टर इज इक्वल टू 2π/λ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को बेटा एक क्वेश्चन है चैप्टर 11 का। आप बताओ, पहले हमने पढ़ा था हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है, जिसे डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। बाई चांस अगर पूछ ले कि नॉर्मल लाइफ में हमें डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव हमने तो कभी नहीं देखी, कोई भी पार्टिकल मूव करता है उसके साथ हमने तो कभी भी कोई डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव नहीं देखी, इस टाइप की कोई चीज, तो कहता है, पूछता है वो कि नॉर्मल लाइफ में आपको डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कभी दिखाई क्यों नहीं देती। तो भैया क्यों नहीं दिखाई देती, इसका कारण समझे। हमें मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लैम्डा बराबर हैप्पी, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो पार्टिकल्स यूज करते हैं उनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनका मास बहुत ज्यादा होता है। मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए उनसे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है इस वजह से वो हमें नजर नहीं आती। इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो चार्ज पार्टिकल है इनका मास बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है इसलिए इनसे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नजर आती है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो कोई भी पूछे कि नॉर्मल लाइफ में तो कोई हमें डी ब्रॉगली वेव कभी नजर नहीं आती, तो क्यों नहीं आती, तो भैया नॉर्मल लाइफ में जो पार्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं उनका मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उनसे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिस वजह से वो हमें नजर नहीं आती। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन हो गए, पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं हो गया होगा, अच्छे से पढ़िए। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, कभी भी आप आ सकते हैं। 9 से 11 आपका डाउट टाइम है। यू आर मोस्ट वेलकम। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।